हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखना है। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेंगे। प्लस मैं आपको ये डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार के प्रश्नों का आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर देना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कैसे आंसर देना है, किस तरीके से आपको सांख्यिकी के सवालों को लगाना है, किस तरीके से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल लगाने हैं, किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाने हैं, पूरा आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैथ में मेरे बोर्ड एग्जाम में 96 अंक आए थे। मेन कैसे कॉपी लिखना है कि आपके भी इतने अंक आए और इससे ज़्यादा आए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रश्न के लिए मैंने यहाँ पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर ले लिया हूँ और इसी पेपर के क्वेश्चंस का हम सामने दी गई कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बस आप ये समझ लो कि आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है, ये मिल चुका है पेपर। ठीक है, और आपको ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलेगी, ये बात लिख करके रख लो। ठीक है, सेम ऐसे मिलेगी। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा रहेगा, बाकी सेम कॉलम यही रहेंगे, सेम चीज़ें आपको जो यहाँ पर भरना है सेम वहाँ पर जा करके छाप देना है, हो गया। ठीक है, देखो कैसे क्या भरेंगे, मैं थोड़ा जूम करूं फिर आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप लोग ये बेसिक डिटेल देख लो, क्वेश्चंस मेन है, क्वेश्चन को अभी दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर 10 अंक का आएगा, 10 अंक आपको यहाँ पे भरना है। ये 9 अंक ही है, आप लोग एक अंक बढ़ा लेना। ठीक है, देखो अनुक्रमांक आपको शब्दों में ऐसे ही लिखना है, करोड़ लाख और अरब खरब में नहीं जाना दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना। ठीक है ना, देखो अलग अलग, जैसे 2 है 2 लिखो, 1 है 1 लिखो, 1 है 1 लिखो, 5 है 5 लिखो, 1 है फिर से फिर 1 है फिर 0 है तो 0 को शून्य लिखेंगे, 4 फिर 4, ऐसे आपको एग्जाम में रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अंकों में और शब्दों में। विषय में आप लोग गणित डालेंगे और प्रश्न पत्र में आप लोग केवल 1 डालेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक पेपर मिला है। यहाँ पे केवल एक पेपर है, 2 4 10 पेपर नहीं मिले हैं, केवल 1 लिखेंगे। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी जो हाईलाइटेड कोड होता है पेपर में साइड में, खैर ये तो मॉडल पेपर है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा, यहाँ पे साइड में आपको खूब मोटे अक्षरों में हाईलाइटेड कोड लिखा रहेगा, तो वही कोड आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और परीक्षा का दिन आपका मंगलवार रहेगा 27 फरवरी को, तो मंगलवार डाल देंगे। परीक्षा तिथि आपकी 27 फरवरी 2024 प्रथम पाली रहेगी। ठीक है, केंद्र का नाम आपका जो भी कॉलेज का नाम हो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। इतना आपको बेसिक डिटेल डालना है और यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम नहीं डालना है, केवल सेंटर का नाम डालना है, ध्यान देना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पेपर आ चुका है। पेपर में आपको वहाँ पर 20 MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो MCQ के लिए आपको स्पेशल एक अलग से OMR सीट दी जाएगी। ठीक है, OMR सीट भरना आप सभी लोग सीख लीजिएगा, नहीं सीखे हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, OMR भरना तो लगभग जनरली सबको पता होता है। तो ये 20 प्रश्न तो यहाँ पर MCQ है। ठीक है, उसके बाद के प्रश्न OMR तो सब आप लोग भर लेंगे। ठीक है ना, खासकर ये जो आगे के प्रश्न हैं इनको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये खंड बा के जितने भी प्रश्न हैं और आगे जितने भी प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं पूरा आपका सॉल्यूशन इस कॉपी में कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देखिएगा, सभी खंड करना है, खंड बा में दिया गया है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए कॉपी हम खोल लेते हैं। देखिए ऐसे ही सेम टू सेम आपको कॉपी मिलेगी, जैसे ये कॉपी है सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी आपको मिलेगी। ऐसे ही साइड में हाशिया खींची रहेगी, ऐसे ही पूरी कॉपी आपकी रहेगी, ध्यान देना। ठीक है, और हाशिया अगर ना खींची रहे तो आप लोग खींच लेना, पहली बात तो खींची रहेगी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड बा डालना है। जैसे पेपर में आप लोग देखें यहाँ पे खंड बा लिखा हुआ है, तो खंड बा आप लोग यहाँ पे कॉपी में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न कौन सा है, 1 का क वाले का आप आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क, और स्केच पेन का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ये मैंने बहुत ही डार्क पेन यूज किया है, इसी पेन का आप लोग यूज करना, आपकी कॉपी बहुत ही बेहतरीन एकदम झक्कास लगेगी, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसे ही डार्क पेन यूज करना है। उसके बाद देखो ये प्रश्न आपको दिया गया, 1 का आंसर डाल दिए, अब सीधा आपको उत्तर लिख देना है। जैसे ये देखिए इन्होंने लिखा 3 × 5 × 7 + 7, फिर ऐसे किया। ठीक है, यहाँ पे 7 कॉमन लिया तो ये आया, फिर 7 × 16, फिर गुणा किए तो 112 आया और लिख दिए, जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे इनका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से इन्होंने पहले प्रश्न को हल किया। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, यदि कॉट थीटा = 7/8 तो इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न जैसे हो उसमें जो चीज़ें दी गई हो उसको लिखना है सबसे पहले, फिर सवाल लगाना है।
जैसे देखिए इन्होंने लिख दिया है कॉस थीटा बराबर 7/8, जो कि बराबर होगा आधार बटे कर्ण के, यानी आधार की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू 8, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ठीक है, क्या क्या चीजें लगाया। उसके बाद इन्होंने क्या ज्ञात करना था, जैसे लिख दिया, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इन्होंने लंब की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद अब लिख करके इन्होंने जो ज्ञात करना था उसको लिख दिए। जैसे प्रश्न में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू निकालना था, तो इसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे इन्होंने कैसे लिखा है, नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ, देखो। फिर उसको इन्होंने सर्वसमीका a² - b² का यूज कर लिया, फिर इस प्रकार बदल लिया, ठीक है। फिर ऐसे किया और जब वैल्यूज पुट कर दिए तो पूरा जब आंसर आएगा ना, तो ऐसे ही आपको भी आंसर ऐसे लिखना है कोष्ठक में, खास करके ना कोष्ठक बनाने का टाइम हो तो हाईलाइट आपको जरूर लिखना है ऐसे, क्योंकि देखो एग्जामिनर कोशिश करते हैं कि उनको सीधा आंसर मिल जाए, ठीक है ना। वो सीधा आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, शुरू के 1-2 लाइनें देखते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर लिखने का ढंग कैसा है, ठीक है ना। और इधर देखिए कॉपी में इधर आपको हाशिया खींचना है, ना खींचा रहे तो ऐसे ही आपको काले पेन से खींच लेना है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए इन्होंने पूरा, आप लोग रोक रोक करके वीडियो को देख सकते हो, आंसर वगैरह इनका एकदम सही है, मैं चेक कर चुका हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा डाल दिए, फिर कैसे कैसे देखिए जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लिए, ठीक है। फिर देखिए लिख दिए कि जब 2 घनों को जोड़ा जाता है तो प्राप्त घनाभ की लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फिर सूत्र लगाए इन्होंने और वैल्यूज को पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आ गए और यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसे किया है, इसको जोड़ा है, फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकाले हैं तो उसको ऐसे ही हाईलाइट कर दिए, ये इनका आंसर हो गया। तो एग्जामिनर सीधा इसको देखेगा, अपने आंसर शीट से मैच करेगा, सही होगा तो फुल अंक दे देगा, ठीक है। अब देखिए एक का घा वाला प्रश्न इनके पेपर में देखिएगा, ये एकदम मॉडल पेपर नया नया है। देखिए अब मान लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो इसको कैसे हल करेंगे, खासकर इसको हल करने में स्टूडेंट गलती करते हैं। तो कैसे करना है आप लोग देखिएगा, ये आपको सारणी दी गई है, इसका उपयोग करके आपको देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और लिखेंगे दिए गए विवरणों को दी गई तालिका में दर्शाने पर, ऐसे ही आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। दिए गए विवरणों को दी गई तालिका में दर्शाने पर ऐसे लिख देंगे। अब तालिका के अनुसार, अब ये जो तालिका आपने बनाया है इसके अनुसार, ठीक है। देखिए सिग्मा F1, ठीक है ना, सिग्मा F1 बराबर 50 और सिग्मा F(i(xi) बराबर 2130, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख लिए। और हम जानते हैं कि माध्य यानी x बार बराबर होता है सिग्मा F(i(xi) बटे सिग्मा Fi, ठीक है। और वैल्यूज को पुट किए और फाइनल आंसर 42.6 मिल गया। ऐसे प्रश्न करना है इस वाले, ठीक है, इस प्रकार के। अब देखिए चलते हैं हम अगले पेज पे कॉपी के, ठीक है। और पूरा एक एक प्रश्न देख करके जाइएगा, चित्र वाले प्रश्नों का कैसे आपको आंसर करना है, कैसे चित्र बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए यानी -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करता है। 2 अंक का प्रश्न है, तो देखिए कैसे इन्होंने किया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिए, उसके बाद देखिए प्रश्न को इन्होंने लिख दिया कि माना -4, 6 जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से M1 एवं M2 के अनुपात में विभक्त करता है, ठीक है। फिर उसके बाद -4, 6 बराबर इस तरीके से इन्होंने विभाजन सूत्र के प्रयोग द्वारा लिख दिया। यानी जो विभाजन सूत्र होता है आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, विभाजन सूत्र के प्रयोग से इन्होंने ऐसे कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पर देखिए -4 के बराबर इसको कर दिए, 6 के बराबर इसको कर दिए अलग अलग, ठीक है। फिर -4 को इन्होंने एक तरफ ले लिया, इसको छोड़ दिया। तो पूरा जब फाइनल आंसर निकाले तो अनुपात इनको 2:7 मिल गया और आंसर लिख दिए। ऐसे आपको आंसर ये वाले करने हैं जो विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र के आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पेज आ चुका है 1 का चा। 1 का चा देखिएगा, मैं एक एक प्रश्न आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न का इन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया, तो देखिए इन्होंने लिख दिया माना बिंदु P x, y बिंदुओं A यानी 3, 6 और B यानी -3, 4 से समदूरस्थ है, अर्थात AP बराबर BP हो गया, क्योंकि समदूरस्थ है तो दोनों की दूरी बराबर होगी। फिर AP² बराबर BP², दोनों का वर्ग कर दिया, ठीक है। और पूरी कैलकुलेशन को किए और फाइनल इनको जो आंसर मिला अर्थात संबंध लिख करके इस तरीके से आयत में उसको बंद कर दिए, ठीक है। और ये इनका आंसर हो गया। अब देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का
देखिएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और पूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर भी है, क्योंकि बोर्ड ने इसको खुद लॉन्च किया है। तो देखिए लिखा गया है दिया बहुपद यानी द्विघात बहुपद ये आपको दिया गया है कि शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है। तो देखिए इन्होंने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का और बहुपद जो दिया गया है उसका देखिए इन्होंने शून्यक निकाल लिया, ठीक है, गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लिए, एक शून्यक ये आया, एक शून्यक ये आया, ठीक है। उसके बाद देखिए संबंधों की सत्यता इन्होंने कैसे किया, यहाँ पे देखिए लिख दिए शून्यकों का योग, फिर शून्यकों को जोड़े और फाइनल आंसर जो आया इस तरीके से लिख दिए, और शून्यकों का गुणनफल किए, फिर फाइनल आंसर जो आया इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब देखिएगा दूसरे कक्षा वाला, दूसरे कक्षा प्रश्न देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे इन्होंने किया, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है, फिर प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का वर्ग 180 है, ठीक है, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। ऐसे ही इन्होंने शर्तें बनाई, समीकरण बनाए, ठीक है। और फिर देखिएगा पूरा इन्होंने बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो भी आंसर निकले उसको अलग अलग करके लिख दिए, और पूरा कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, ठीक है, रोक करके वीडियो को। अब देखिएगा यहाँ पे आ चुका है दूसरे का गा वाला प्रश्न। दूसरे का गा वाला देखिएगा पेपर में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो एक वृत्त बना लिया, फिर उसका एक व्यास खींच दिए ऐसे, फिर दोनों सिरों में उसकी स्पर्श रेखाएं खींच दिए। अब इन्होंने डेरिवेशन करना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिए प्रस्तुत चित्र में एक व्यास है जिसे AB से दर्शाया गया है, ठीक है, तथा इसके सिरों पर रेखाएं PQ तथा RS स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है कि PQ समांतर RS के है, ठीक है, ये प्रश्न में खुद ही पूछा गया है कि सिद्ध करो कि ये समांतर ये है, तो इन्होंने लिख दिया। अब उपपत्ति यानी डेरिवेशन करना शुरू किए। प्रस्तुत चित्र में ये कोण और ये कोण दोनों का मान 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है। और इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया कि भाई देखो अगर इस रेखा को यानी AB को हम तिर्यक रेखा माने इन दोनों रेखाओं में, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो रहे हैं, यानी एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं, और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। वही चीज उन्होंने लिख दिया, और लिख दिया PQ समांतर RS, और लास्ट में लिख दिए इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हुआ, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो भाई बहुत ही अच्छा तरीका है कॉपी लिखने का, और मैं भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखा था जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था, ठीक है ना। एक का अंगा वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए इसमें से करना केवल 5 खंड था, ठीक है ना, केवल 5 को करना था। तो इसको किए, इसको किए और इसको किए, फिर घा वाला नहीं किए। आपको भी ऐसे सोचना है, जिस प्रश्न को करने में आपका कम टाइम लगे उस प्रश्न को आपको पहले करना है, ध्यान देना, ठीक है। अब इनको लगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए इन्होंने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, इतने से मात्र इतना लिखने से इनको 4 अंक मिलेगा, इतने इससे ज़्यादा यानी इसके 2 गुना तो हमें 2 अंक वाले में लिखना पड़ता था। तो एग्जाम में आपको यही चीज़ सोचना है कि किस प्रश्न को करने में आपका कम टाइम लगेगा, क्योंकि तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं भाई इतना कम समय होता है कि आप सभी प्रश्नों को कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिख दिए लाल गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ठीक है। अब लाल गेंद होने की प्रायिकता देखिए इन्होंने लिख दिया, आंसर पहला आंसर 1 हो गया, ठीक है। और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता देखिए इन्होंने सूत्र लगा दिया, और फाइनल आंसर 5/8 मिला, और आंसर 2 इसको लिख दिए, ठीक है। ऐसे इन्होंने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब देखिए एक कच्चा वाला प्रश्न देखिएगा, आप सभी के सामने आ चुका है। दिया गया है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। यानी इन सभी का योग अगर 60 हो तो x और y की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इन्होंने सबसे पहले लिख दिया दिए गए आंकड़ों के अनुसार तालिका बनाने पर, ठीक है। और लिख दिया साथ ही दिया गया है कि बंटन का माध्य 28.5 और बारंबारताओं का योग जिसको n से डिनोट कर रहे हैं वो बराबर है 60 के। तो n/2 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के, ठीक है, 30 के बराबर हो गया। अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट पेज पे ये तालिका बना ली है, जूम आउट करूं तो देखो तालिका बना ली है, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की इन्होंने अपने से बना लिया, ठीक है, ताकि इनको क्वेश्चन करने में आसानी हो। संचयी बारंबारता टेबल बन चुकी है। अब देखिए 45 + x यानी पूरा जो भी तरीका है माध्यक का उन्होंने ऐसे पूरा किया है। फिर देखिए सूत्र का उपयोग किया है तो सूत्र को भी लिख दिए हैं। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को करना है, एक साइड में तालिका बना देना है, दूसरी साइड से लिखना शुरू करना है, ताकि आपका पूरा पेज अच्छे से मैनेज हो जाए और आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फाइनल आंसर इनको x = 8 y = 7 मिला और
बगल में आंसर लिख दिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों बेहतर तरीका कॉपी लिखने का। आगे देखिए, दीर्घोत्तरी में 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो देखिए इन्होंने यहाँ पर, इनको पहला आता था तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल के सीधा आंसर कर दिए। ठीक है, यहीं पे अगर इनको दूसरा करना होता तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालते प्लस कोष्ठक में लिखते कि अथवा वाला प्रश्न, यानी अथवा के बाद जो दूसरा प्रश्न है इसको इन्होंने किया है। ये चीज़ आपको भी ध्यान देना है। नहीं, देखिए एग्जामिनर कैसे जान नहीं पाएगा कि आपने पहले का किया है कि दूसरे का किया है, और वैसे में आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिए, फिर जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको लिख लिए। ठीक है, फिर संख्या को उलटने पर क्या क्या होगा, फिर संख्या क्या होगी, फिर शर्तानुसार पहली शर्त यानी प्रश्न में जो पहली शर्त दी गई है उसके अनुसार, फिर दूसरी शर्त के अनुसार, फिर ठीक है दोनों समीकरणों को हल करने पर। देखिए क्या बेहतर तरीका है भाई, ऐसे लिख दोगे तो यार नंबरों की तो बौछार हो जाएगी। देखिए विलोपन विधि का प्रयोग, ठीक है, ऐसे इन्होंने किया और फाइनल आंसर इनको 42 मिल गया। अब देखिए ऐसे इनका हो गया। और यहीं पे देखिए चौथे प्रश्न में इन्होंने क्या किया है। चौथा प्रश्न देखो, देखिए दिया गया है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण दिए गए हैं और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो ये इनको नहीं आता था तो भाई इन्होंने दूसरा कर दिया। देखिए भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वजे को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कैसे किया है। सबसे पहले देखो चित्र बना दिए जिसमें 10 मीटर और भवन लिख दिए। ठीक है, और ऊपर AC जो है ये झंडा है और वहाँ पे ध्वज लिख दिए। ठीक है, ऐसे तो स्पष्ट हुआ नहीं कि कितना ऊंचा भवन है कितना ऊंचा झंडा है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत चित्र में भवन की ऊंचाई जिसको हमने BC बताया है और ये 10 मीटर है, और ध्वज की ऊंचाई जिसको हमने AC माना है इसकी हमें ज्ञात करना है तो AC ही लिख दिए। ठीक है, और कोण APB यानी ये वाला पूरा कोण 45 डिग्री और CPB यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण जो है इनका यहाँ से इतना केवल ये 30 डिग्री है। ऐसे लिख दिए। फिर पूरा चित्र में जो जो करना था ऐसे कर दिए। ठीक है, देखिएगा पूरा आप लोग देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। इन्होंने ऐसे किया पूरा। ठीक है, ऐसे लिख दिए और लास्ट में लिख दिए अतः P से भवन की दूरी 17.32 मीटर तथा ध्वज दंड की लंबाई इतने मीटर। अब देखिए यहाँ पर इतनी कम जगह थी तो इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, केवल 2 लाइन बचा है तो कैसे करेंगे। इस वजह से इन्होंने सोचा कि भाई देखो ये 2-3 लाइनें बची हुई हैं तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल दिए। अब देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5, 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने दूसरा वाला किया है। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा किया इन्होंने, 5वां प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, देखिए दिया गया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, पाई बराबर 3.14 यूज करना है। अब देखिए इन्होंने ऐसे प्रश्न को कैसे किया। सबसे पहले चित्र बना दिए, ऐसे जो भी गोलाकार भाग था और ऊपर की गर्दन बना दिए। ठीक है, फिर जो जो लंबाई वगैरह थी, व्यास वगैरह थे, सब कुछ लिख दिए। ठीक है, प्रश्न में जो जो चीज़ें दी गई थी फिर ऐसे पूरी डिटेल को लिख दिए। फिर बर्तन का कुल आयतन में देखिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों का सूत्र यहाँ पर लिख दिए हाईलाइट में। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट किए। ठीक है, वैल्यूज को पुट करने के बाद पूरी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में बिल्कुल भी मत करना, अलग पेज में करना, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया और लिख दिए अतः विद्यार्थी द्वारा ज्ञात किया गया आयतन सही है। ठीक है, और सभी प्रश्न हो चुके हैं और इसलिए इन्होंने यहाँ पर रोल नंबर अपना लिख दिया और नीचे लाइन खींच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आगे अब जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें आपको चेक नहीं करना है। और लास्ट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये रफ वर्क था, जो भी था इन्होंने ऐसे लिख करके यहाँ पे रफ वर्क लिख दिए। देखिए मैं वगैरह यहाँ पे फालतू लिख दिया हूँ, आप लोग रफ देख लीजिए। कुछ भी हो आपका रफ कार्य, कुछ भी हो, भले मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया है रफ कार्य के लिए, लेकिन एग्जाम में एप्लीकेशन आपको नहीं लिखना है, ध्यान देना है। ठीक है ना, गुणा वगैरह कैलकुलेशन वगैरह रहेगी, ऐसे ही काट करके आपको ऊपर रफ वर्क लिख देना है और लिख देना है प्लीज इग्नोर दिस। ठीक है, यानी कृपया इसको मत देखें, अनदेखा करें। तो इस तरीके से पूरी कॉपी अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।